नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 31 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। सेशन का पीडीएफ के लिए आप बुद्धा एस चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो चक्रवात से रिलेटेड रहेगा और दूसरा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। कोलंबो में जो सुरक्षा सम्मेलन हुआ उसको हम एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे कि ये सुरक्षा सम्मेलन भारत के लिहाज से किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल चक्रवात से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 1 से आप लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में भारत में गंभीर चक्रवात देखने के लिए मिला। जिस चक्रवात में आप येस चक्रवात देख सकते हैं जो पश्चिम बंगाल में आया है, टैक्टा देख सकते हैं जो गुजरात में आया है। ये चक्रवात इतना बड़ी चक्रवात थी जिससे कि बुनियादी ढांचे, कृषि क्षेत्र और घरों को भारी ज्यादा नुकसान हमें देखने को लिए मिला है। अब हम एक क्वेश्चन ये मन में आता है कि एक्चुअली चक्रवात इतना ज्यादा आ क्यों रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। उससे पहले कि कुछ डाटा दिया हुआ है कि प्रभाव का पैमाना, चक्रवात का क्या प्रभाव है, उसका क्या पैमाना है। तो भारत सरकार ने कुछ रिपोर्ट निकाली है। उसमें यह है कि 199 लोगों की मौत हुई, 3700 बिलियन लोग क्या हुए, इससे प्रभावित हुए, आर्थिक नुकसान झेलने को मिला 320 मिलियन का। ये सारा चीज़ें इसमें देखने के लिए मिला। गुजरात में 2.5 मिलियन लोगों को चक्रवात के बाद उनका आश्रय, उनका घर जुटाने के लिए इसमें मेहनत करना पड़ा। एक तो क्या चल आ रही थी हमारे सामने, कोविड का महामारी चलता आ रहा था। इस कोविड के महामारी के साथ साथ चक्रवात भी हमारे देशों में अलग अलग जगह पे देखने के लिए हमें मिला था। अब इसमें मुद्दा क्या है, चक्रवात आ क्यों रहा है? इसका कारण ये होती है कि बढ़ती हुई आवृत्ति का बताया जाता है, जिसमें समुद्र की जो सतह है वो ज़्यादा गर्म हो जा रही है। समुद्र की सतह जो ज़्यादा गर्म हो रही है तो उनकी हवा क्या होती है, ऊपर को जाती है और यहाँ पे ये चक्रवात बनने की संभावना हो जाती है। तो ये चक्रवात बनती है। आप देखेंगे कि भारतीय के जो तटीय राज्य में विनाशकारी चक्रवात का हिस्सा कितना है, 7% इसका हिस्सेदारी है। जो कहाँ से आती है, उत्तरी हिंद महासागरों से इसकी आवृत्ति देखने के लिए मिला है, इसमें वृद्धि मिला है। ये वैश्विक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। वैश्विक क्या होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में इसको रखा जाता है। हर साल लगभग 5 से लेकर 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमारे देश में आता है। जो कहाँ से आता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों तरफ से ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा भारत का, तो ये बंगाल की खाड़ी से आती है, ये अरब सागर से आती है। तो ये दोनों ही तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बराबर इधर से भी आ रही है, इधर से भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। विकास जो बैंक है, विकास में इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसे ही समझिए कि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी जो संरचना है वो ख़त्म होगी, हॉस्पिटल टूटेगा, सड़क टूटेगा, कनेक्टिविटी टूटेगी, घर टूटता है। ये जो बुनियादी ढांचा है ये यदि टूटेगा तो कहीं ना कहीं कहाँ पे प्रभाव पड़ता है, हमारे विकास पे प्रभाव पड़ता है। विकास के प्रभाव पे एशियाई विकास बैंक जो है 2014 में रिपोर्ट लाया था। उसमें भारत में क्या नुकसान उठाना पड़ा, उसकी संभावना ये जताई थी कि 2050 तक, ठीक है, सालाना जो घरेलू आय है, जीडीपी है, उसका 1.8% चक्रवात से नुकसान होता है। इस चीज़ों का नुकसान हमें देखने के लिए, झेलने के लिए मिल रहा है। कि किसका है अनुमान लगाया गया है, ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा अनुमान लगाया गया है। उसके बाद सरकार के द्वारा मुद्दे, इसमें कुछ इशू जताई जाती है। पहला कि इसमें सरकार की इससे राजस्व की नुकसान होती है, जो कहीं ना कहीं हमें सकल घरेलू उत्पाद में 2% के देखा जाता है और 2% लेके 15% तक इसका नुकसान हमें देखने के लिए मिलता है। 1999 से लेके 2020 जो इसमें राजस्व है और सबसे ज़्यादा जो जिससे आपदा से हमें झेलने के लिए मिल रहा है, सरकारों को नुकसान झेलने के लिए मिल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा तीसरे स्थानों पे सबसे ज़्यादा तो भूकंप से देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बाढ़ों से 33% और बाढ़ के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा घातक है जो वो है चक्रवात में हमें देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें, समस्या इनके पास है। तो आपने देखा कि राजस्व क्या प्रभाव होगा, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो इससे करना क्या चाहिए, एक सिंपल सा, ये एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन है कि चक्रवात से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए बेसिकली और क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ी चीज़ों उड़ीसा मॉडल। उड़ीसा सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल लेके आए हैं। ये मॉडल क्या है, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और किस तरह से इस मॉडल को पूरा भारत में फैलाने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। 1999 में सुपर साइक्लोन के बाद उड़ीसा सरकार हरकत में आई। इन्होंने चक्रवात मतलब आपदा प्रबंधन है उसमें इन्होंने बदलाव करना चालू कर दिया। ये क्या क्या बदलाव किए? तटीय जिलों में आपदा चेतावनी सबसे जरूरी चीज़ है कि चेतावनी देना, ये स्थापित कर दिया। यदि हम पहले से चेतावनी दे देते हैं और अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं तो हम मिनिमम करते हैं रिस्क को कम से कम रिस्क को झेलने की कैपेसिटी रखते हैं, जान माल की नुकसान कम से कम होता है। उसके बाद है चक्रवात संभावित जिलों में निकासी आश्रम का निर्माण करना। मान लीजिए कि उन्होंने क्या है कि आश्रम को डेवलप किया है कि यदि यहाँ पे ये जो चक्रवात को पहले चिन्हित किया गया कि कौन कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है। चिन्हित करने के बाद इनके रहने के लिए जो टेंट का व्यवस्था होता था, अब ये नहीं, ये इनका घर के रूप में शेल्टर की व्यवस्था किया गया है कि घर के रूप में रहेगा। ये यहाँ पे आके जितना दिन के लिए चक्रवात का चेतावनी रहेगा ये यहाँ पे ठहर सकते हैं। उसके बाद है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण की स्थापना की गई। इस अधिकरण के तहत क्या किया जाता है? आपदा प्रबंधन की तैयारी की जाती है। नियमित रूप से कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है। पूरे कैबिनेट भी इस पर, सरकार भी हरकत में रहता है, सरकार भी फैसला लेते हैं। नहीं तो हम देखने के लिए मिलता है कि जब आपदा आती है तो सब सरकार जागती है और क्या करती है, दौरा कर लिया इस क्षेत्रों का, इनमें ये कर गया, तो इससे नहीं होता है। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद इन्होंने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का निर्माण किया है। क्या किया है इन्होंने? उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स। ये एक्शन फोर्स इस समय में सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं जनताओं को, और बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके। निष्कर्ष में राइटर के द्वारा ये बताया जाता है उड़ीसा का जो मॉडल है ये हालांकि बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें ये क्या क्या है, सबसे ज़्यादा जो अच्छी उपाय उन्होंने किया है कि चेतावनी प्रणाली को विकसित किया है, तो उसकी सुधार और आपदा से निपटने के लिए उपयोगों को अनिवार्य करना। इन्होंने चेतावनी जो प्रणाली है, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम अच्छे से ये इस पे किया है कि पहले से पहले हम चेतावनी दी जाए। उसके बाद है सरकार को क्या और करना चाहिए? शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण करना चाहिए, मतलब कि तट के किनारे वृक्ष का रोपण करना चाहिए। इस वृक्ष का रोपण से क्या होगा कि मैंग्रोव का भी रोपण करना चाहिए कि टकराव जब टकराएगी मतलब चक्रवात जब टकराएगी तो वृक्ष का होते हुए इसकी रफ्तार को कम किया जा सके। इस तरह से एक जाल की तरफ बुना जाना चाहिए वृक्ष का, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंग्रोव का पुनर्क्यार करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, जिससे कि मदद होता है इस तट को और चक्रवात को कम करने में, इसके प्रभाव को रोकने में। उसके बाद है निचले इलाके में जो जल का भराव हो जाता है, ठीक है, जो जल का भराव होता है, इसको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बुनियादी ढांचे पर सुधार का निर्माण करना चाहिए, जिसमें आप तूफान की जो वृद्धि लचीला होती है उसके साथ साथ नहरों का निर्माण करना, नदी का संपर्क में सुधार करना, एक नदी के दूसरे नदी के साथ जोड़ना, जिससे कि इसमें मिनिमम किया जा सके रिस्क को। और खासकर जब चक्रवात चली जाती है उसके बाद जो स्थिति होती है, चक्रवात आने के बाद जो बारिश होती है, उसके बाद जल जलाव के कारण बहुत सारी बीमारियां सामने आती है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे निपटाना करने की ज़रूरत है। उसके बाद है राइटर के द्वारा बताया जाता है कि तटीय जिले में आपदा रोधी बिजली की बुनियादी ढांचा की स्थापना करना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि बिजली नहीं जाएगी तो लोग क्या होंगे, घर में रह पाएंगे, नहीं तो पूरा अंधेरा हो जाता है, लोग यहाँ पे घर में रहने हैं, कुछ उनको दिखता नहीं है। यदि आपदा रोधी बिजली का ढांचा जो किया जाए, या फिर जैसे ही चक्रवात गया और 1 घंटे के बाद बिजली यदि इस मामले में आ जाए तो इस चीज़ों को एक अच्छी इफेक्ट मानी जाती है। जो रैपिड फोर्स रहता है, काम चलता है, वो भी अपना जो रिस्क कम करने के लिए काम करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाते हैं उनको भी यहाँ पे मदद मिलता है, किसके माध्यम से? बिजली मिल जाए उनको। तो उसके बाद है गरीबों और कल्याण परिवारों के लिए एक ठोस घर उपलब्ध करवाना चाहिए। ठोस घर रहे जिससे कि इसका प्रभाव कम से कम हो, और व्यापक रूप से सामूहिक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। देखिए, जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अतः आपदा को न्यूनतम करने के लिए सामूहिक रूप से एक डिजाइन करने की जरूरत है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में स्वास्थ्य के समन्वयन की भी आवश्यकता है कि उस समय यदि कोई आपदा घट जाती है तो जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहिए और कम से कम नुकसान हो, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया, अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल कौन सा है।
दूसरा आर्टिकल कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन से रिलेटेड है, इसको जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि भारत, श्रीलंका और मालदीव इन्होंने मिलके एक सम्मेलन किया है, ठीक है, जिसका नाम है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन चलाने का पहला ही ये है कि इसमें शांति प्रयास किया जाए, शांति तरह से इसमें एक प्रयास किया जाता है, इस सम्मेलन को चलाया जाए। अब हम देखते हैं कि सम्मेलन का विकास कैसे हुआ था, ये डेवलप कैसे हुआ था इन चीज़ों की। सबसे पहला है कि इसकी स्थापना 2011 में किया गया था। इसकी सबसे पहला जो बैठक किया गया था वो मालदीव में किया गया था। हमारे जो पड़ोसी देश मालदीव है, जिनकी समुद्री सीमा भारत से लगती है, और श्रीलंका का भी समुद्री सीमा भारत से लगता है। उसके बाद 2013 में श्रीलंका से किया गया था और 2014 में भारत से किया गया था। उसके बाद ये किसी कारण बस ये, ठीक है, CSC जो है भौगोलिक रूप से परिभाषित है और ये समुद्री सुरक्षा का सहयोग का एक केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे केंद्र है। इसका जो सचिवालय कहाँ पे है? कोलंबो में है। कोलंबो श्रीलंका में है। ये फैक्ट है पीटी के लिए, यदि पूछा जा सकता है तो। फिर भी किसी अवधि के कारण भारत के साथ संबंध कोलंबो का थोड़ा सा डगमगाया। कोलंबो जो श्रीलंका है वो थोड़ा सा चाइना के तरफ ज़्यादा गए। जब चाइना के तरफ इनकी झुकाव रही तो उसके बाद क्या हो गया कि ये जो ग्रुप थी CSC, ये ठंडे बस्ते में चले गए कुछ दिनों के लिए। ठंडे बस्ते में जाने के बाद फिर से इसको नवंबर 2020 में पुनर्जीवित किया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के स्तर पर इसकी बैठक बुलाई गई, इनकी बैठक की गई। ये बैठक एक्चुअली डिजिटली वर्चुअली रूप से हुआ। तो इसके लिए 3 देशों को पर्यवेक्षक के रूप में भी सिलेक्ट किया गया है। पहला बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशेल्स। ये तीनों सदस्य होंगे जो इसके क्या करेंगे? पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। आगे आने वाले समय में हमें इनके संयुक्त अभ्यास के रूप में भी देखा जा सकता है। और ये जो मंच है, ये जो शामिल है, ये पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि यहाँ से समुद्री जो व्यापार होती है वो व्यापार भी अच्छा खासा व्यापार होता है यहाँ से। इससे समुद्री सुरक्षा का बढ़ावा और सहयोग पर भारत के साथ CSC के जो देश है वो महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पे निभाएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सुरक्षा पहुँचाया जाए इन क्षेत्रों में। इनका महत्व, CSC का महत्व क्या है? तो सबसे पहला चीज़ें है कि क्षेत्रीय जो समुद्री संचालन है उनको सुरक्षा मिले। सुरक्षा में क्या मिलना चाहिए? दबाव पर प्रभाव नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद है समुद्री डकैती, अवैध गैर रिपोर्टिंग और अनियमित मछली पकड़ने वाले आतंकी, ये सारा चीज़ें इसमें है। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, कई मोर्चों पे इनकी सहयोग की ज़रूरत है, जिनमें इनकी सहयोग किया जाएगा। इनकी सहयोग से विदेश नीति पे भी पुनर्रचना की जाएगी। पुनर्रचना विदेश नीति से ये होगा कि मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ना केवल यह एक मजबूत द्विपक्षीय, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध इसका हो सकता है, इनके साथ हम संपर्क साध सकते हैं। उसके साथ साथ हिंद प्रशांत जो क्षेत्र में जो राजनीतिक झुकाव है, इन झुकाव को भी एक अच्छा इफेक्टिव काम हम कर सकते हैं। हिंद प्रशांत सागर क्षेत्रों पे ध्यान किया जाएगा कि इंडोनेशिया, पेरिस, जो सारा चीज़ें हैं, इनकी अवधारणा की जाएगी, जिससे अधिकतम देश क्या होगा कि भारत के पूर्वी और दक्षिण चीन सागर, पश्चिमी आप प्रशांत क्षेत्र समझ सकते हैं। यहाँ पे भारत के साथ साथ बांग्ला, वास्तव में चीज़ें केंद्रित है, फोकस है। लेकिन ये जो CSC है खासकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पे ज़्यादा फोकस करती है और पश्चिमी हिंद प्रशांत क्षेत्रों पे। तो आप देख सकते हैं भारत का एक जो संपर्क होगा, और दूसरा चीज़ भारत के जो ये पश्चिम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तरफ जो झुकाव है, इन चीज़ों को भी यहाँ पे निपटाया जा सकता है। और साथ साथ जो चाइना को जो फैक्टर है, हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संपर्क करके चाइना के साथ जो इस नियम में ज़्यादा मजबूती है, इस प्रभाव को भी कम कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्र में जो चाइना का प्रभाव कम ज़्यादा हो रहा है, इन चाइना के प्रभाव को भी हम कम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नियमित रूप से इसका बैठक करना पड़ेगा, और बैठक के साथ साथ हमें इसको विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। राइटर के द्वारा निष्कर्ष बताया जाता है कि ये जो CSC है, ये एक रूप से अच्छा काम कर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्रों में भारत और उनके पड़ोसी देश है, उनके साथ एक अच्छा परामर्श, जो खतरा है उसको निपटारा करके एक सहयोग डेवलप हो सकता है। लेकिन डेवलप होने के साथ साथ हमारा निर्माण है कि क्षेत्रीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा का जो है ढांचा है, उनको भी डिलीवर किया जाए, इनको भी विकास किया जाए। उसके बाद है उप क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि विकसित
जो इंडो पैसिफिक जो निर्माण है इनमें एक विशाल शक्तिशाली हिस्सा बनने की ज़रूरत है, इनमें बनने की ज़रूरत है और इनमें हमें पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है 21वीं सदी के लिए सबसे व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी का समय इन्हीं का है, तो इसलिए भारत को इसमें क्या होगा, IORA और बिम्स्टेक को भी इससे समर्थन ज़्यादा मिलने की संभावना जताई जाती है। तो भारत को इस क्षेत्र पे कोलंबो जो सम्मेलन है उसको और मजबूती करना चाहिए। और ये जो अनियमितता हमें देखने के लिए मिला था कि 2014 के बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब इसको ये नहीं करने के बाद है कि 2020 से हमने जब चालू किया है इसको नियमित रूप से इसमें मीटिंग करना चाहिए, हमें बैठक करना चाहिए और जो समस्या है समस्या को सभी के हितों में देखते हुए काम करना चाहिए। ये नहीं कि भारत सिर्फ अपने हितों में देख के ही इसका उपयोग करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सभी अपने सदस्य देशों, पर्यवेक्षक जो देश है सभी को इसमें शामिल करके इनके भलाई में काम करना की ज़रूरत है। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि बोधायस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप बोधायस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको 7 बजे के आसपास PT मिलेगा और कल से PT का वीडियो भी मिलना चालू हो जाएगा, जिससे कि आपको डाउट जो रहता है वो डाउट वहाँ से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।